यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे प्रश्न जो है बोर्ड में छपने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पंजाब राज्य पर पड़ा था। ठीक है। दूसरा है, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पेंसर, वेबर, माल्थस, सोरोकिन? तो मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था माल्थस ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? तो उत्तराखंड। ठीक है, चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड राज्य में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एन इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी? एम.एस. श्रीनिवास, जे.एच. हट्टन, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई? तो एस.सी. दुबे। ठीक है, एस.सी. दुबे ने इंडियन विलेज पुस्तक लिखी थी। एन इंडियन पुस्तक विलेज किसने लिखी? एस.सी. दुबे ने। मराठा तथा केसरी पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती? तो 5 का सही हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी नगरीय समुदाय की एक विशेषता है? उद्योग एवं व्यापार, कृषि, अशिक्षा, कम जनसंख्या? तो उद्योग एवं व्यापार नगरीय समुदाय की विशेषता है। ग्रामीण विकास में सबसे बाधक तत्व कौन सा है? अशिक्षा है, ग्रामीण निर्धनता है, ग्रामीण ऋणग्रस्तता है। ये तीनों हैं। ठीक है, ग्रामीण विकास में तीनों बाधक हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। इसके बाद अब भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग हैं। कपास भारत का प्रथम आधुनिक उद्योग है, जूट भी है और रेशम भी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। फिर है, प्रथम छपाई मशीन कहाँ आरंभ हुई? एशिया, अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका? तो यूरोप सही हो जाएगा। ठीक है, प्रथम छपाई मशीन यूरोप में आरंभ हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? सन 1950, 1960, 1955, 2005? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी कब? 1955 में। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो विश्व व्यापार संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, 1 जनवरी 1995। ठीक है, 1 जनवरी 1995 राइट हो जाएगा। यहाँ तक हो गए 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। ठीक है, तो उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 3 अंक आपको मिलेंगे। तो 11 नंबर प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें नागरिक अपने राष्ट्र की एकता, संस्कृति और स्वतंत्रता के प्रति समर्पित होता है। यह देश प्रेम और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करता है। इसके बाद है 12 नंबर प्रश्न नंबर 12 है, जन्म दर से आप क्या समझते हैं? तो जन्म दर किसी विशेष क्षेत्र के प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में होने वाले जन्मों की संख्या को दर्शाती है। यह जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इसके बाद में 13 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? उदारीकरण क्या है? उदारीकरण क्या है? तो उदारीकरण वह आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें सरकार व्यापार, उद्योग और निवेश पर लगे प्रतिबंधों को कम करके बाजार को अधिक स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धात्मक बनाती है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? एकल परिवार से आप क्या समझते हैं? एकल परिवार एक पारिवारिक इकाई है जिसमें 2 माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। एकल परिवार को कभी कभी तत्कालिक परिवार या प्राथमिक परिवार कहा जाता है। इसके बाद 15 नंबर है, सांस्कृतिक विविधता से आप क्या समझते हैं?
सांस्कृतिक विविधता समाज में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, परंपराओं और जीवन शैली का सह अस्तित्व है, जो आपसी सम्मान, सहिष्णुता और समरसता को बढ़ावा देता है। इसके बाद है 16 नंबर प्रश्न। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ समाज की संरचना, मूल्य, परंपराएं और व्यवहार बदलते हैं। यह आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होता है। इसके बाद है 17 नंबर प्रश्न। ये क्या कह रहा है? उपभोग की संस्कृति किसे कहते हैं? तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहां उपभोग करने की प्राथमिकता दी जाती है, इसमें वस्तुएं और सेवाओं को खरीद को बढ़ावा दिया जाता है। इस संस्कृति में लोग दूसरे को दिखाने के लिए सामान खरीदते हैं। इसके बाद 18 नंबर है, क्या कह रहा है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने साल 1828 में की। इसकी शुरुआत में इनका नाम ब्रह्म सभा था। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे और इन्हें भारतीय नवजागरण का जनक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद 18 नंबर है, पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण। तो पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण, पहला चिपको आंदोलन, दूसरा नर्मदा आंदोलन, तीसरा जंगल बचाओ आंदोलन। इसके बाद 20 नंबर, अंतर विवाह क्या है समझाइए। किसी खास समूह के भीतर रीति रिवाज या कानून के मुताबिक विवाह करना अंतर विवाह कहलाता है। अंतर विवाह को एंडोगामी भी कहा जाता है। अंतर विवाह की प्रथा स्वास्थ्य, संस्कृति और जनजातियों को सांस्कृतिक समूह के अंदर बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। अब यहाँ हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की। ठीक है, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेगा। एक बार आपको फिर बता देते हैं, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, जाति व्यवस्था की प्रमुख समस्याओं, विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहली विशेषता देखिए क्या है, आयोजन आधारित वर्गीकरण। समाज को जन्म के आधार पर विभिन्न जातियों में बांटा जाता है। उत्तराधिकार प्रणाली, जाति सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तीसरा हेडिंग है पेशागत विभाजन, प्रत्येक जात को पारंपरिक व्यवसाय निर्धारित होता है। चौथा है सामाजिक प्रतिबंध, विवाह, भोजन और सामाजिक संबंधों में सीमाएं होती हैं। इसके बाद है 5वीं हेडिंग, ऊंच नीच की भावना, यानी जातियों के बीच सामाजिक असमानता होती है। इसके बाद है 22 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो भारत में लिंगानुपात में गिरावट के प्रमुख कारण निम्न है। पहला है कन्या भ्रूण हत्या, हेडिंग है कन्या भ्रूण हत्या, इसमें लिंग परीक्षण के बाद गर्भपात करना। दूसरा है लड़कों को प्राथमिकता, यानी सामाजिक और आर्थिक सुधार कारणों से पुत्र इच्छा। तीसरी हेडिंग है बाल विवाह और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, इसमें लिखेंगे महिलाएं कम उम्र में विवाह और कुपोषण का शिकार होती हैं। इसके बाद है चौथी हेडिंग, शिक्षा की कमी, जागरूकता और असमानता की कमी। पांचवा है महिला सुरक्षा चिंताएं, महिलाओं के प्रति हिंसा और भेदभाव। इसके बाद 23 नंबर, ये क्या कह रहा है? औद्योगिकरण का संयुक्त परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? औद्योगिकरण का संयुक्त परिवार पर प्रभाव निम्न है। पहला है परमाणु परिवारों की वृद्धि, रोजगार की तलाश में लोग शहरों में बसने लगे जिससे संयुक्त परिवार टूटने लगे। दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता, युवा आत्मनिर्भर हो गए जिससे पारिवारिक निर्भरता घटी। इसके बाद तीसरी क्या कह रहा है? पारंपरिक मूल्यों में बदलाव, आधुनिक विचारधारा ने पारंपरिक संबंधों को प्रभावित किया। फिर है भूमिका परिवर्तन, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी जिससे पारिवारिक संरचना बदली। संवाद में कमी, यानी व्यस्त जीवन शैली के कारण पारिवारिक संवाद कम हुआ। इसके बाद में है 23 नंबर, ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन। तो ग्राम पंचायत की शक्तियाँ निम्न हैं। पहला है प्रशासनिक शक्ति, इसमें गांव में सफाई, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण और जन कल्याण कार्य करना। इसके बाद दूसरी हेडिंग है वित्तीय शक्ति होती है, कर, शुल्क और सरकारी अनुदान एकत्र करना। तीसरा है न्यायिक शक्ति, इसमें छोटे मोटे विवादों का निपटारा करना। चौथा है विकास कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सिंचाई परियोजनाएं चलाना। पांचवा है सामाजिक सुधार, बाल विवाह, दहेज और नशा मुक्त के प्रयास करना। इसके बाद है 25 नंबर, क्या कह रहा है? पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हो? ठीक है, तो पर्यावरणीय आंदोलन वह संगठित प्रयास हैं जो पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। इन आंदोलनों का उद्देश्य वनों की कटाई, प्रदूषण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और नीतिगत बदलाव लाना होता है, जैसे चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके बाद है 26 नंबर, ये क्या कह रहा है? राजा राम मोहन राय के समाज सुधार आंदोलन के विषय में चर्चा कीजिए। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, बाल विवाह और जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना
कर सामाजिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने महिला शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली और प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया, जिससे आधुनिक भारत की नींव मजबूत हुई। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलनों को स्पष्ट भेद करना क्यों कठिन है, अथवा दहेज प्रथा एक अभिशाप है, व्याख्या कीजिए। अगले वीडियो में इन प्रश्नों का भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना कीजिए, अथवा भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। फिर 29 नंबर, भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद के सहायक कारणों की विवेचना कीजिए, अथवा हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।